नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। बाईपास सर्जरी या ओपन हार्ट सर्जरी के बाद एक्सरसाइज के बारे में बहुत लोगों ने प्रश्न पूछा है कि क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। आइए हम कुछ विस्तार से जानते हैं कि सर्जरी के तुरंत बाद और सर्जरी के कुछ समय के बाद क्या क्या एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। जब आपकी सर्जरी हो जाती है और आप आईसीयू में रहते हैं और आईसीयू के बाद जब आप वार्ड में शिफ्ट होते हैं तो इस दौरान आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं और वो आपको कुछ व्यायाम बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। डॉक्टर्स भी आके कुछ एक्सरसाइज बताते हैं। आप गौर करेंगे कि आपको जितने भी लोग आके एक्सरसाइज के विषय में समझाते हैं, चाहे वो आपके सर्जन हों, नर्सेज हों या फिजियोथेरेपिस्ट हों, आपकी ब्रीदिंग पे, आपकी सांस लेने पे बहुत ज़्यादा वो ध्यान देते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी के बाद या सर्जरी, हार्ट की कोई भी सर्जरी जिसमें कि हमारा चेस्ट में कट लगता है, हमारे जो सांस लेने की का सिस्टम है, जो एक सिस्टमैटिक तरीका है, वो तरीका डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी मांसपेशियों में कट लगता है, हमारी हड्डियां कटती हैं कई बार, या हमारी पसलियों के बीच से कट लगता है। इस पूरी व्यवस्था को दोबारा से व्यवस्थित होने में, दोबारा से अरेंज होने में हमें समय लगता है और इसी सिमेट्री को, इसी नियमितता को लाने का प्रयास है ये एक्सरसाइज। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान रखनी है सर्जरी के बाद, वो ये है कि आपको ब्रीदिंग की प्रैक्टिस, सांस लेने का अभ्यास करना है। और वो अभ्यास जितनी बार हो सके, आपको जितनी बार याद आए दिन भर में, ये काम करना है। जैसे जैसे आपके एनेस्थीसिया का असर ख़त्म होता है, बेहोशी का असर ख़त्म होता है, आपको दर्द महसूस होने लगता है। और कई बार इतना ज़्यादा दर्द होता है कि आपको सांस लेने में ऐसा लगता है कि मैं ज़रा सा भी गहरी सांस लूँगा तो मुझे दिक्कत होगी, और आप बहुत शैलो ब्रीदिंग करते हैं, बहुत ऊपरी ऊपरी सांस लेते हैं। आपको दर्द की दवा खाकर या दर्द को हल्का सा बर्दाश्त करते हुए आपको डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए। और ये डीप ब्रीदिंग की एक्सरसाइज आपको बहुत लंबे समय तक काम आएगी। डीप ब्रीदिंग या गहरी सांस का सिंपल सा अर्थ है कि हम बिल्कुल सामान्य मुद्रा में इस तरह से चेयर पे बैठें और गहरी सांस लें। सांस लेते समय हमें धीमे धीमे सांस लेना है और हमारे फेफड़ों को जितना हम फुल कर सकें, जितना हम भर सकें, उतना भरना है। और जब मैक्सिमम कैपेसिटी, अधिकतम सीमा पर पहुंच जाए, उसके बाद हमें उसको धीरे धीरे सांस को छोड़ना है। हमें सांस को रोकने का प्रयास नहीं करना है, होल्ड नहीं करना है। हमें सांस गहरा भरना है और आराम से छोड़ना है। ये जो सांस भरने की प्रोसेस है, इसको हम जितना बढ़ाते जाएंगे, जितना हमारा लंग्स में, फेफड़ों में वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, उतना हमारे मांसपेशियां, जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, उनकी स्ट्रेचिंग होती है। और यही स्ट्रेचिंग जो है आपके दर्द को कम करती है। तो हमारी जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, जो पसलियों की पेशियां हैं, उनको स्ट्रेच करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका गहरी सांस लेना और छोड़ना है। और ये सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया बिल्कुल जल्दी जल्दी नहीं करनी है, बिल्कुल धीरे धीरे, बिना किसी हड़बड़ी के। और आप चाहें तो इसमें काउंटिंग को ऐड कर सकते हैं कि जब आप सांस ले रहे हैं तो आप देखिए कि आप कितने धीमे सांस ले सकते हैं। तो उसमें आप 1 to 5 काउंट करते हुए सांस ले सकते हैं। उस काउंट को धीरे धीरे बढ़ाते जाएं, 1 से 10 तक काउंट करते हुए सांस लें और फिर 10 से 1 तक काउंट करते हुए सांस को छोड़ें। इस तरह से आप धीमे धीमे अपने सांस लेने की ड्यूरेशन को, सांस लेने के वॉल्यूम को बढ़ाते हैं और जो स्ट्रेचिंग है वो बढ़ती है। अब यही सांस लेने की प्रक्रिया आप चेस्ट के, शोल्डर के और नेक के, गर्दन के जितने भी व्यायाम करते हैं, उन सब में आपको काम आते हैं। दूसरी बात हार्ट की सर्जरी के सारे मरीजों को समझने वाली है कि चूँकि इस ऑपरेशन में हमारी जो पसलियां हैं उनको स्ट्रेच किया जाता है, हमारे जो स्टर्नम है, जो बीच की हड्डी है, कई बार उसको काटा जाता है। तो इस कारण से बहुत जगह जो एक डायनामिक्स है, एक जो संतुलन है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए या इस संतुलन को वापस लाने के लिए 4 हिस्सों पे हमें फोकस करना है।
पहला है हमारा नेक या गर्दन, हमारे शोल्डर या कंधे, हमारा अपर बैक ऊपरी पीछे का हिस्सा पीठ, और हमारा चेस्ट। सबसे कॉमन समस्या जो सर्जरी के बाद आती है वो है कि हमारे गर्दन और कंधों में जकड़न हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। हमारे चेस्ट में, सीने में ऐसा अजीब सी जकड़न सी, ऐसे टाइटनेस सी फील होती है, और बहुत तरह के एबनॉर्मल सेंसेशन जैसे चमक चलना, अचानक दर्द हो जाना, या ऐसे लगता है कुछ गर्म पानी बह रहा है अंदर, या बहुत अजीब तरह के सेंसेशन हमें आते हैं। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं गर्दन की स्ट्रेचिंग पे। हमारी नेक जो है वो एक ऐसा जॉइंट है जो सारी दिशाओं में मूव करता है। तो जितनी दिशाओं में इसकी मूवमेंट है, हर उस दिशा में जितना संभव हो उसकी स्ट्रेचिंग करने के प्रयास करने चाहिए। अब इस बात को ध्यान रखना ज़रूरी है कि कई वृद्ध लोगों को, ओल्ड एज लोगों को स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत होती है, गर्दन में रीढ़ की हड्डी बढ़ी हुई होती है या नस दब रही होती है। ऐसे व्यक्तियों को अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही ये एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। लेकिन सामान्यतः अगर आपको रीढ़ की समस्या नहीं है तो आप ये एक्सरसाइज को सुरक्षित रूप से कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि गर्दन को जितने भी हिस्सों में आप घुमा सकते हैं, जैसे सामने की तरफ स्ट्रेचिंग है तो आप अपनी ठुड्डी को अपने सीने से लगाने का प्रयास करना है, और जितना संभव हो उतना ही करना है, और धीमे धीमे इसको बढ़ाना है। और जब भी हम स्ट्रेचिंग को मैक्सिमम लिमिट पे लेके जाते हैं, अधिकतम हम जितना कर सकते हैं, उस जगह पे आपको होल्ड करना है और गिनती गिननी है 1 2 3 4 5। इस तरह से गिनती गिन के उसे होल्ड करना है, ताकि वो स्ट्रेचिंग जो है कुछ समय के लिए बनी रहे। इससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और कम से कम 10 काउंट तक कोशिश करें कि आप उसको होल्ड रख सकें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं अभी से लेके आगे तक जितनी भी स्ट्रेचिंग की चीज़ें बताऊंगा, जितने भी पोजेज़ बताऊंगा आपको, उन सब पोजेज़ में जब हम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं उस समय आपको डीप ब्रीदिंग करना है, गहरी सांस लेना है। ये प्रक्रिया जो है वो आपकी स्ट्रेचिंग को और बढ़ाती है और आपके इस संतुलन को, इस बैलेंस को बनाने में बहुत हेल्प करती है। मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि जिस समय मैं स्ट्रेचिंग को मैक्सिमम करूँगा उसी समय मैं गहरी सांस लेता हूँ, और ये हमारी स्ट्रेचिंग को कई गुना बढ़ा देती है और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिलता है। ठीक इसी तरह हम गर्दन को अपनी दाईं तरफ स्ट्रेच कर सकते हैं इस तरह से, और ठीक उसी समय बाईं तरफ के कंधे को हम अपने बाएं हाथ से नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। ये जितना संभव हो उतना हम करें, और फिर जब हम मैक्सिमम स्ट्रेचिंग पे हों तो यहाँ 10 तक काउंट करें और साथ में गहरी सांस लें। ठीक अपोजिट साइड में भी हम ऐसा कर सकते हैं। जो तीसरा पोज है उसमें साइड में हम टिल्ट कर सकते हैं गर्दन को, और जितना हम घुमा सकें मैक्सिमम लिमिट तक हम उसे घुमा के पीछे की चीज़ किसी पर फोकस करने की कोशिश करें, और साथ ही साथ जब हम मैक्सिमम लिमिट पर पहुँचें तब हम वहाँ पे डीप ब्रीदिंग करें। ठीक इसी तरह उल्टी तरफ। अब एक और पोस्चर है जिसमें कि हम अपने सिर को पीछे की तरफ ले जाते हैं। एक पांचवा पोस्चर होता है जिसमें कि हम अपने सिर को घुमा सकते हैं। और फिर अपोजिट डायरेक्शन में भी हम घुमा सकते हैं। ये जो सिर के व्यायाम हैं, ये आपके गर्दन की जॉइंट को ना केवल ऑपरेशन के बाद इम्प्रूव करने में मदद करेंगे, ये भविष्य में भी आप अगर इसे नियमित करते रहें, आपको गर्दन की समस्याओं से हमेशा छुटकारा मिला रहेगा
और किसी तरह की कोई स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम आते हैं कंधे के एक्सरसाइज पे। कंधे का जो व्यायाम है मेनली हमें ऑपरेशन के बाद टाँके कटने तक बहुत ही माइल्ड, बहुत ही हल्के व्यायाम करने हैं। और हल्के व्यायाम का मतलब है कि अपनी क्षमता के अंदर जितना संभव हो सके हम धीमे धीमे अपने रेंज ऑफ मोशन को, गतिविधि को बढ़ाते जाएं। तो कंधे का एक सामान्य सा व्यायाम होता है जिसमें हम कंधे को इस तरह से गोल गोल घुमाते हैं, और जितना हम इसको गोल गोल घुमा सकें एक डायरेक्शन में और फिर दूसरे डायरेक्शन में, इसे 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितने बार अपन कर सकें वह उतना अच्छा है। इसके बाद हम इस तरह से अपने हाथ को ऐसे जोड़ के और एक दूसरे से दबाएं, जितना संभव उसको दबाएं, और इस तरह से हम इसे साइड में ले जाके थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये भी हमारे कंधों को स्ट्रेच करने में हेल्प करता है। तीसरा जो व्यायाम है इसमें हम अपने हाथ को ऐसे प्रणाम की मुद्रा में बना के और इसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, और जितना हो सके हम ऊपर की तरफ ले जाके इसे स्ट्रेचिंग करते हैं। बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम हम अपने सिर के ऊपर तक इसे ले जाएं। फिर आप इसे साइड मूवमेंट भी कर सकते हैं, ये आपके कंधों को थोड़ा सा स्ट्रेच करता है। इसके अलावा आप दीवार के सहारे खड़े होके और अपनी उंगलियों को दीवार पे इस तरह से चलाते जाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं, चलाते जाएं, जितनी ऊपर तक आप अपने हाथ को पहुंचा सकें, और आप दीवार के पास खिसकते जाएं। ये भी आपके कंधे को स्ट्रेच करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक इसी तरह दूसरे हाथ से भी आप दीवार के सहारे ऊपर तक, जितना ऊपर तक संभव हो सके, अपने शोल्डर की मूवमेंट करें। शोल्डर की श्रगिंग जो होती है इस तरह से, ये भी आप एक्सरसाइज आप 10 बार, 20 बार, जितना संभव हो इसे करें। हाथ को पीछे ले जाने का जो व्यायाम है ये भी शोल्डर की स्ट्रेचिंग है। इसमें कई मरीजों को शुरुआती फेज़ में समस्या होती है, हाथ में स्टिफनेस कंधे में बहुत ज़्यादा होती है, इस कारण से वो इसे नहीं कर पाते। लेकिन इसे थोड़ा प्रयास करके हम पीछे ले जा सकते हैं, और एक बार आप पीछे ले जा पाते हैं तो उसके बाद हम शोल्डर को पीछे, हाथ को पीछे ले जाने का एक दूसरा तरीका जो होता है उसमें हम इन दोनों हाथों को इस तरह से टच करने का प्रयास करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, शुरुआत में आपके लिए मुश्किल होगा। जब हम वॉक करते हैं तब हम अपने हाथों को पूरा स्विंगिंग, जो फुल मूवमेंट करने की कोशिश करें ताकि हमारे कंधे खुलें। आपके ऑपरेशन के बाद टाँके कटने से पहले सामान्यतया ये जो एक्सरसाइज मैंने बताया ये पर्याप्त होते हैं। कुछ अपर बैक के भी एक्सरसाइज होते हैं और कुछ सीने के भी एक्सरसाइज होते हैं। ये मैं अगले वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करूँगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।